Next unit is, this is the last unit of our syllabus, 12th class syllabus. Unit is electronic devices. In this unit, we will cover two chapters. First chapter is ninth A. It is about conductors, insulators, and semiconductors. नाइन्थ यूनिट को हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस यूनिट के अंदर हम जो मैक्सिमम पार्ट जो डील करेंगे ना, वो सेमीकंडक्टर्स के साथ ही डील करेंगे बेटा। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही मेनली हम स्टडी करने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस नाइन्थ यूनिट, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, इसमें तो हम स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, फिर सेमीकंडक्टर बेस्ड कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर नहीं है वॉइस अभी हेमलता? सेकंड चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से होते हैं, ठीक है। सो ये दोनों टॉपिक्स हमें करने हैं, ये दोनों चैप्टर्स हमें करने हैं। नाइन्थ बी और नाइन्थ सी के अंदर है आपके पास लॉजिक गेट्स। दिस पार्ट इज नो मोर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है अभी तो मेरे यहाँ तो बेटा कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, बिल्कुल मैं अकेली हूँ। ओके, कोई बात नहीं बेटा। हेमलता अगर प्रॉब्लम है तो एक बार क्या कहते हैं, दोबारा से ना आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा से इन हो जाओ। सो वी विल, टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं स्टडी करेंगे, बिकॉज आप सब जानते हो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज classification of solids on the basis of their conductivity। ये कहीं भी सिलेबस में नहीं आने वाला है जो भी करा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए सो दैट यूनिट को आप अच्छे से कर पाओ। आपको पता है कंडक्टिविटी के बेस पे हमने सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी इंसुलेटर्स, सेकंड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड कैटेगरी है आपके पास कौन सा, कंडक्टर्स। अब ये जो हमने कैटेगरीज डिवाइड की है, इनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके बेस्ड किया है, कंडक्टिविटी। हम जानते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स इसलिए है बिकॉज उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और कंडक्टिविटी इज वेरी स्लो। तो सच सॉलिड्स मटेरियल्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी एंड वेरी हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, कंडक्टिविटी बहुत स्लो है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल्स को वी कॉल इंसुलेटर्स। अब क्या कोई रेंज है हमारे पास इंसुलेटर्स की, कंडक्टिविटी की या फिर रेजिस्टिविटी की? तो यस वी डू हैव अ रेंज। और रेंज क्या है, जो कंडक्टिविटी है इंसुलेटर्स की, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स is less than 10 to the power minus 8 Siemens
पर मीटर। आपको पता है ना, रजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम मीटर, तो ओम का इनवर्स सीमेंस और मीटर का इनवर्स मीटर का रेसिप्रोकल मीटर इनवर्स। तो जो रजिस्ट इसकी कंडक्टिविटी जो होगी इंसुलेटर्स की, इट इज लेस देन 10 टू द पावर -8 सीमेंस मीटर, एंड resistivity is more than 10 to the power 8 ओम मीटर। तो ये आप एक बार याद रख लें। हो सकता है एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर। ठीक है, ये फर्स्ट केस किसका था, इंसुलेटर का। अब चलते हैं किसके ऊपर, कंडक्टर्स के ऊपर। सो कंडक्टर्स आप सब जानते हो, इनकी रेजिस्टिविटी होगी बहुत स्लो, बहुत लो, और कंडक्टिविटी होगी हाई। तो अगर हम, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। इंसुलेटर्स के एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास रबर, प्लास्टिक। ठीक है, अब चल अगर बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स वो सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी इज वेरी हाई एंड रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। अब कंडक्टिविटी की रेंज यहाँ पे भी कुछ गिवन है हमें। वर्षा लेट हो बेटा। कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होगी, और हाई होके इट इज बिटवीन 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8 सीमेंस पर मीटर। ये है कंडक्टर्स की रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है, मतलब जो करंट रेजिस्टेंस आप सब जानते हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अब। रेजिस्टिविटी है वो इसके जस्ट रेसिप्रोकल है, 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट जस्ट रेसिप्रोकल होगी रेजिस्टिविटी के। यहाँ पे ओम इनवर्स है, सॉरी मीटर इनवर्स है, और ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स कंडक्टर्स के हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स कंडक्टर के हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, जिसके बारे में हमें इस यूनिट में सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। सो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स whose conductivity and resistivity lies between insulators एंड कंडक्टर्स। तो ये वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स लाई करेगी। तो इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स इज 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 0, और कंडक्टिविटी है तो यूनिट क्या रहेगी, सीमेंस पर मीटर। ये तो हो गई कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी रहेगी इसके जस्ट रेसिप्रोकल 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 0 ओम मीटर। ये रहेगी रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों ही किसके बीच में लाई कर रही है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन। अब इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, एग्जांपल्स हमारे पास रहेंगे जर्मेनियम है, आपके पास सिलिकॉन है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। अब देखिए बेटा, इस यूनिट के अंदर एज आई हैव टोल्ड यू कि हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। सो कुछ सेमीकंडक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिनके एग्जांपल्स हम यहाँ पे इनको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो हमें वहां पे पता होना चाहिए, इनकी बात हम तब करेंगे। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स मैंने बता दिया कौन से मटेरियल्स होते हैं, उस रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर्स
यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। बेटा ये अच्छे से पढ़ ले, लर्न कर ले, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चॉइस नहीं है। ये आपको अगर नेम आपसे पूछा जाएगा तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और सेकंड इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? दीज आर द सेमीकंडक्टर अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म। ये वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो किस में मिलते हैं? नेचुरल फॉर्म में। जो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, आगे हम इनको याद करने वाले हैं, इनका यूज करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल बताइए, तो वो है आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके पास नेचुरल फॉर्म सेमीकंडक्टर्स है और इनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी वी आर कॉलिंग। सेकंड आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स पे। अब कंपाउंड से ही नाम पता चल रहा है कि हमने इनका एक दो के साथ कंपाउंड करके बनाया हुआ है। तो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स विच आर मेड बाय कंपाउंडिंग द मेटल्स। अब ये केमिस्ट्री की टर्म्स है, आप अच्छे से समझते हो कंपाउंडिंग द मेटल्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर एग्जाम्पल्स ले ले, यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब समझ आ गया, नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, हमने मेटल्स की कंपाउंडिंग की है, तब हमें मिले हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स वी हैव थ्री टाइप्स। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर्स है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसके एग्जांपल्स होंगे आपके पास, सपोज कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, दिस इज कैडमियम, आई थिंक इट्स सेलेनाइड, एंड INP इंडियम फोस्फाइड। तो ये आपके पास चार ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हैं। प्लीज लर्न ऑल दीज, ठीक है। सेकेंड टाइप का आपके पास सेमीकंडक्टर है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वो है आपके पास इनऑर्गेनिक देख लिया हमने, तो अब है हमारे पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। अब ये थ्योरी ही चल रहा है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे? जैसे एंथ्रासीन, ANTHRACENE, एंथ्रासीन हो गया। देन पोली एनिलीन, ये भी आपको याद करना है। एंड देन है आपके पास पोलीथायोफीन। ऐसा लग रहा है जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। पोलीथायोफीन, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास तीनों कौन से? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, एंथ्रासीन, पोली एनिलीन एंड पोलीथायोफीन, ठीक है। इसके बाद है आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। ये देखिए इनऑर्गेनिक हो गए, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये दिस इज कैडमियम, कैडमियम कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फोस्फाइड, ये तो हो गए इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये तीनों हो गए। अब एक कैटेगरी और बाकी है, वो थर्ड कैटेगरी कौन सी है? वो है आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें है आपके पास पोलीपायरोल, देन आपके पास है पोली एनिलीन, ओके ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ये है आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये आपके पास जो अभी मैंने बताया एंथ्रासीन, इसमें एंथ्रासीन नहीं आएगा, दिस इज पोलीपायरोल, इसमें ऐड कर लीजिए। पोलीपायरोल, पोली एनिलीन एंड पोलीथायोफीन, ये तीनों है आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। जो हमने नहीं किए हैं वो है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाले कौन कौन से होंगे? ये आपके पास फर्स्ट जो हमने लिखा था एंथ्रासीन, देन आपके पास है डोप्ड
थैलोसाइनिन, PTHALO साइनाइन। तो ये आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, दो टाइप की क्लासिफिकेशन पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आपके पास एलिमेंटल है, सेकंड आपके पास क्या है बेटा, एज इट इज आपके बुक्स में गिवन है। प्रदीप की बुक ओपन करोगे, सेकंड चैप्टर पे ही सब कुछ गिवन है, सेकंड पेज पे ही ये सारी क्लासिफिकेशन आपको गिवन है। एलिमेंटल और कंपाउंड, एलिमेंटल जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देन कंपाउंड जो कि हमने मेटल्स की कंपाउंडिंग करके की हुई है। तो कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमारे पास तीन टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फोस्फाइड। ये हो गए हमारे पास कौन से, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से हैं, एंथ्रासिन और डोप्ड थैलोसाइनाइंस, ठीक है, दो ही हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये है हमारे पास पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन। तो ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ समझने लायक था ही नहीं, सिर्फ क्या था कि हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर्स की क्या होती है। अब ये टॉपिक एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स, एंड वी कॉल इट बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम क्या कहेंगे, आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हो। अगर हम एक दो एटम्स ले लें, सपोज हमने सिलिकॉन का ले लिया और जर्मेनियम का एटम ले लिया। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो एटम्स हैं, पहले तो इनके लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, शायद 14 होता है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2, 8 और 4, है ना। जर्मेनियम के लिए लिखते हैं 2, 8, 8, 4, है ना। दोनों ही क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, नेचुरल फॉर्म में जो हमें सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं वो। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है, सपोज अगर मैं सिलिकॉन को बनाऊं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मिनट, ये सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए, ये आप जानते हो कि सिलिकॉन का ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ और एक यहाँ, कंप्लीट है ये शेल। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। तो आपको पता है यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट तो नहीं है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सिलिकॉन को अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, आप सब जानते हो ये तो। अब देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैंने क्या लिखा है, 2, 8, 8 और 4, यही होता है, कुछ और होता है। एक मिनट, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 32 होता है, ठीक है। मतलब लास्ट में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी भी लास्ट में शायद 4s2 और शायद 4p2 आएगी, है ना, मैंने एक 8 और नहीं लिखा। ये होगी आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3d10 और
उसके बाद आ जाएगा 4s2 और 4p2। अब ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे लास्ट में जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर, जर्मेनियम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए भी देखोगे तो सपोज यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये इनर के अंदर 2, फिर उसके बाद मैं सिर्फ लास्ट वाली बना रही हूँ, लास्ट वाली ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा ये तो क्या है, आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, ये जर्मेनियम का, और ये आइसोलेटेड एटम है, इसको ध्यान से समझ लेना। सॉरी, ये है सिलिकॉन का और ये है आइसोलेटेड एटम किसका, जर्मेनियम का। तो हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स स्टडी किए थे किसके अंदर, एटम के अंदर, तो वहां पे हमने देखा था कि हर इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट के अंदर एक एनर्जी का लेवल होता है। सपोज यहाँ पे हम सिलिकॉन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू सॉरी 1 2 और ये n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी। तो क्या होता है कि जब आपके पास एटम एक आइसोलेटेड एटम होता है तो वहां पे जो एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, थर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। मे बी देयर इज चेंज, बट यहाँ पे क्या है कि जब हम आइसोलेटेड एटम, हाँ बेटा, कुछ नहीं, आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग ऑर्बिट में, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो दैट वुड बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे भी ये एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इन एटम्स से मिलके जब हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल बन जाता है। आप सबको पता है जब बहुत सारे सिलिकॉन के एटम या बहुत सारे जर्मेनियम के एटम्स मिलके एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे देखिए ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड, फोर्थ, थ्री, ये फिफ्थ, इस तरीके से हम एन एटम्स को मिला के क्या बना देते हैं, एक सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं, है ना। ऐसे ये क्या बन गया, सपोज सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया। तो जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाने के लिए इन एटम्स को क्या करते हैं, एक क्रिस्टल बनाने के लिए पास लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी होंगी, तो ये एटम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसकी वजह से दिस ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देयर इज some changes in the energy levels of the electrons। यहाँ पे चेंज होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और उनकी जो एनर्जी होगी वो भी दो टाइप की एनर्जी होगी। तो सपोज ये क्रिस्टल बन गया, ऐसे बहुत सारे एटम्स को हम पास में लेके आए और हमने क्या बना दिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल बना दिया। अब देखिए हम एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स है which we have brought together in order to make the सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको समझते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी मैंने बात की थी, चाहे सिलिकॉन लो या जर्मेनियम लो, ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स से कहीं ना कहीं पेयरिंग करेंगे। तो सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका काम क्या है, सपोज इसकी बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवोल्व करेगा। अभी तक हमने यही सीखा था, मतलब इट विल रिवोल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। बट सपोज इसका जो नेबरिंग, यहाँ पे क्रिस्टल की बात कर रही हूँ क्योंकि क्रिस्टल में दूसरा एटम भी होगा, तो दूसरे एटम में भी कितने होंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, रिवोल्व तो करेगा ही, साथ में इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या कर लेगा, अपनी वैलेंसी को एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एटम होगा, उस दूसरे एटम में भी यही होगा। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व भी कर रहा है, और रिवोल्व करने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड पेयरिंग भी कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वही होगा, एक अनदर एटम है नेबरिंग एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें भी 4 ही हैं, तो ये रिवोल्व भी कर रहा है, साथ साथ रिवोल्व रिवोल्व करने के क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। इसी तरीके से एक पेयरिंग यहाँ से हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है और वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका काम क्या है, टू रिवोल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व कर सकते हैं, एंड क्या करेंगे, वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल स्टेट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, ये सब आप केमिस्ट्री में जानते हो, कुछ नया नहीं है ना। ओके, देखिए बेटा, अब क्या होगा कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, इनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि वो अपना ऑर्बिटिंग का काम कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा वैलेंसी को कंप्लीट करने का या आउटर मोस्ट शेल को फिल करने का, कैसे पेयरिंग करके रिकॉम्बिनेशन करके दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करे, इतना ही एनर्जी है इनके पास, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एटम की सरफेस को लीव करके बाहर जा सकता है, तो आंसर इज नो, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन की सरफेस को लीव करके जाए। सपोज हमने एक आइसोलेटेड एटम ले लिया, सपोज जर्मेनियम सिलिकॉन का ही ले लिया, अगर हम ही इसको हीट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है हीट करने से इसको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, इस एटम को, एटम से थर्मल एनर्जी किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो मतलब अब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। तो यही केस अगर हम यहाँ पे लगाएं कि हम इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर दें, हीट करना शुरू कर दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ पे था, क्योंकि हीट करने से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, वो भी इंक्रीज करेगी, और वो इंक्रीज करेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे ऑर्बिट अपना ऑर्बिटिंग कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस और वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा था, वो अब इस जॉब से फ्री होके क्या बन जाएगा, एटम की सरफेस को लीव कर जाएगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या अब ये काम कर रहा है ऑर्बिटिंग वाला या फिर वैलेंसी वाला जो जॉब था इसका, नहीं, नाउ इट हैज बिकम फ्री, नाउ दिस इज नो मोर डूइंग द जॉब ऑफ orbiting around the nucleus as well as completing the valency of the outermost shell, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा अब ये। ठीक है, अब ये एक पहले तो न्यूक्लियस से बाउंडेड था, आप जनरल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, जो हमने एटम और न्यूक्लियाई में स्टडी किया था कि पहले जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड और दूसरे एटम से पेयरिंग भी कर रहा था, कॉम्बिनेशन भी कर रहा था, उस टाइम पे दैट इलेक्ट्रॉन वाज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी। बट जब हम इसको किसी तरीके से हीट करके या कोई किसी और सोर्स से इसको थर्मल एनर्जी दे देंगे, तो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट थर्मल एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन becomes free from the force of nucleus and now this electron is known as free electron। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी, which is bounded to the nucleus or the free electron? yes tell me fast, कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अनस्टेबल होगा। दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसके पास होगी, जो अराउंड द न्यूक्लियस फ्री के पास ज्यादा एनर्जी होगी, सब समझते हो। ओके, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स या जब एटम्स क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी लेवल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं कि एक की एनर्जी कम है, दूसरे की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ तक समझ आया मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, यहाँ तक क्लियर है ना? ये आपको कहीं लिखना नहीं है, कहीं पे समझाना नहीं है किसी को, खुद की अंडरस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पे इतना स्टडी कर चुके हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का दो ग्रुप बन गए हैं, टू ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से ग्रुप बन गए हैं बेटा, एक ऐसे हैं जिनकी एनर्जी लिमिटेड एनर्जी है,
और दूसरे ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मोर एनर्जी है। तो जिनके पास लिमिटेड एनर्जी है उनका जॉब क्या है? ओनली ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी फुलफिलमेंट, यही जॉब है उनका। एक तो वैलेंसी को फुलफिल करेंगे ये वाले जो आप देख रहे हो, अगर मैं हाईलाइट करके शो करूं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, मतलब ऑर्बिटिंग करेंगे। दूसरा वो नेबरिंग एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी करेंगे। तो एक हो गया जॉब उनका ऑर्बिटिंग, दूसरा हो गया उनका वैलेंसी फुलफिलमेंट। क्लियर? अब दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी क्या है? मोर है। और ये क्या करेंगे? इस क्रिस्टल के लैटिस के अंदर, क्रिस्टल की सरफेस के अंदर मूव करेंगे फ्रीली, और कुछ नहीं करना इनको। और हमें पता है कि यही वो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। पता है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट ये पूछा जाए कि आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मोर एनर्जी आर हैविंग थर्मल, हाँ बेटा यही होता है, 0 केल्विन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। किसी ना किसी तरीके से उसको जब एनर्जी मिल जाती है तभी वो फ्री होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो कंडक्शन हमने बात की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो कंडक्शन के अंदर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। तो यहाँ पे भी अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास लिमिटेड एनर्जी है, और दूसरे टाइप है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कंडक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करेंगे, कौन सी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करेंगे? तो कंडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करेंगे जिनकी एनर्जी मोर एनर्जी है, ना कि लिमिटेड एनर्जी है। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत हो कंसेप्ट में? नो? आगे चले तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आगे हम देखेंगे दो टाइप के बैंड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है? एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है उनको हम कंडक्शन बैंड के अंदर रखेंगे, जिनकी एनर्जी कम है दोज who are doing the job of orbiting और completing the वैलेंसी या फुलफिलमेंट ऑफ वैलेंसी, उनको हम किस में रखेंगे? वैलेंस बैंड के अंदर रखेंगे। तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? फ्री हो गए हैं। हाँ बेटा थर्मल एनर्जी डिफरेंस होगा यहाँ पे उनके बीच में भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से समझे, आफ्टर गेटिंग थर्मल एनर्जी या किसी तरीके से अगर उनको इतनी एनर्जी मिल जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम जब अप्लाई करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस क्रिस्टल पे तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो ड्रिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है? तो वो कौन से चार्जेस होंगे आप मुझे बताइए। आप अगर यहाँ पे अगर हम इस क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर तरफ क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो कौन से वो चार्जेस होंगे या कौन से वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस? तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? ड्रिफ्टेड हो जाएंगे, मूव करेंगे विद देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी वाला जॉब कर रहे हैं या ऑर्बिटिंग वाला जॉब कर रहे हैं, क्या ये भी ड्रिफ्ट होंगे क्या यहाँ पे? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट? क्योंकि ये स्टेबल है, ये न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस में है, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं। तो फ्री हो गए हैं तो दीज आर इजीली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट या positive charges, but they are still bounded to the nucleus. They are doing their job of revolving around the nucleus as well as fulfillment of the valency. तो जो लिमिटेड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं आएंगे। ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिनके पास, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा है और जो बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियस से, वही क्या करेंगे? इधर मूव करेंगे। ये चीज क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? यहाँ तक चीज क्लियर है? आपकी बुक में हो सकता है आपको ये ना मिले, लेकिन आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? ये सारी चीजें हमने देखी,
तो यहाँ पे हमें ये देखना है अब कि हमारे पास दो ग्रुप बन गए इलेक्ट्रॉन्स के। फ्री जो ये इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, उनके दो ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से? एक तो वो जो वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाहे कि सिलिकॉन का अगर हम एग्जांपल ले, तो सिलिकॉन के एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स हैं, या फिर कितनी हम ये बोले कि कितने स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 स्पेसेस हैं, है ना। देयर आर, वी कैन से इन द सिलिकॉन और जर्मेनियम देयर आर 8 एनर्जी लेवल्स पॉसिबल इन वन एटम। वन एटम के अंदर 8 एनर्जी लेवल्स है। आउट ऑफ 8 एनर्जी लेवल्स 4 एनर्जी लेवल्स क्या है? फील्ड है। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे और 4 स्पेसेस एम्प्टी हैं, तो 4 एनर्जी लेवल्स फील्ड है, 4 एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे? एम्प्टी होंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 एनर्जी लेवल्स फील्ड है और जो एम्प्टी लेवल्स है, ये यहाँ पे मिलके, और इन जो 4 एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे हमने कितने एटम्स को कंबाइन किया है क्रिस्टल में? n नंबर ऑफ एटम्स को क्या किया है? कंबाइन किया है। तो कैन आई राइट 4n एनर्जी लेवल्स तो फील्ड है और 4n एनर्जी लेवल्स क्या है? एम्प्टी। क्योंकि यहाँ पे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम्प्टी वाले में, और फील्ड वाले में कितने हैं? 4n एनर्जी लेवल्स फील्ड है, यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे हमने देख लिए कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 2 टाइप्स के एनर्जी लेवल्स डिवाइड हो गए, किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 2 टाइप्स के हो गए, एक ऐसे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, दूसरे ऐसे जिनकी एनर्जी क्या है? कम है। तो ये जो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इन बैंड्स को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो अब मैं आपको फाइनल टॉपिक इसका जो पॉइंट है वो समझाने जा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली उनको यहाँ पे नीचे शो करेंगे हम लेसर हाइट से। और ये देखिए जो पास में है, ये क्या है? एनर्जी के लेवल्स हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन से शो किए हैं। तो दीज आर एनर्जी लेवल्स, और ये कितने एनर्जी लेवल्स फील्ड है? 4n एनर्जी लेवल्स फील्ड है। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं which are doing the job of orbiting around the nucleus as well as fulfillment of valency। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं? देखिए एक एनर्जी लेवल सारे मिलके एक बैंड बन गया है, देख रहे हो? ये बहुत सारी स्ट्रिप्स, जो कि ये जो स्ट्रिप्स हैं ये एनर्जी लेवल्स को शो कर रही हैं, और ये सारी स्ट्रिप मिला के क्या बना रही हैं? एक बैंड फॉर्म कर रही हैं, और इस बैंड को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस बैंड तो एक हो गया जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है वर्षा? आपको आवाज नहीं आ रही? ओके, एक तो हमारे पास हो गया वैलेंस बैंड, और दूसरा बैंड हमारे पास कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, इसमें आप देख रहे हो मैं बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बना रही हूँ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही होंगे। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पे होना मतलब इसकी एनर्जी यहाँ तक है, ये यहाँ तक इसकी एनर्जी है, मतलब यहाँ पे इसका जो लेवल है वो ये शो कर रहा है कि कितनी एनर्जी है इसके पास, कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा बैंड हमारे पास कौन सा है? जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हायर एनर्जी से जो बैंड बना वो कौन सा है? आपके पास कंडक्शन बैंड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी एनर्जी इज मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे दिस इज कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और लोअर बैंड जो है वो है हमारे पास वैलेंस बैंड। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि ये दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोरबिडन गैप।
forbidden gap, or we can call it energy gap. एनर्जी गैप मतलब क्या है कि दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप है, और गैप का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. दिस इज फोरबिडन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ये एनर्जी गैप है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में. अगर एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है और अगर वो कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है, तो उसको पहले इतनी एनर्जी गैप को कंप्लीट करना पड़ेगा. इस गैप को क्लियर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, पार करने के बाद ही वो किस में जा सकता है? कंडक्शन बैंड में जा सकता है. तो ये एनर्जी गैप जो है वो आपके पास इंसुलेटर्स के लिए डिफरेंट होता है, कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट होता है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये एनर्जी गैप डिफरेंट होगा. तो ये समझ आ गया. ये थी आपके पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने क्या किया है? दो बैंड्स को स्टडी किया है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड. कैसे ये बैंड्स फॉर्म होते हैं, कौन से बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है, और कौन से बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा जॉब करते हैं. यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम अपना आगे टॉपिक स्टडी करते हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया है आपने क्या कहते हैं, मेटल्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का. अब ये आपको समझाना बहुत इजी है, जल्दी से आपको बता देती हूँ. हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस के ऊपर मटेरियल्स को, सॉलिड मटेरियल्स को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया था. फर्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स की. तो देखिए बेटा, मेटल्स को अब हम एनर्जी जो बैंड थ्योरी है उसके बेस पे अगर स्टडी करें, पहले मेटल्स को नहीं, सबसे पहले हम इंसुलेटर को समझेंगे. इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर आप सब जानते हो, अभी हमने बात की थी, जिसमें conductivity is very low and resistivity is very high. Such materials are known as insulators. ठीक है, जैसे रबर था आपके पास, प्लास्टिक था. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर के लिए शो करें, तो यहाँ पे देखिए, नहीं, ये आपके पास आई एम ड्रॉइंग वैलेंस बैंड फॉर द इंसुलेटर्स. ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड. आपको पता है जो हायर बैंड होगा वो कौन सा होगा? कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा. इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो देखिए, जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे, और ये है एनर्जी गैप या फोरबिडन गैप. एनर्जी गैप जो वैलेंस बैंड, ये दिस इज वैलेंस बैंड, एंड कंडक्शन बैंड, ये अलग अलग होगा. इंसुलेटर्स में अलग होगा, सेमीकंडक्टर्स में अलग होगा, मेटल्स के अंदर एनर्जी गैप अलग होगा. तो बेटा, इस एनर्जी गैप को हम इजी से डिनोट करते हैं, एंड दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस, सॉरी, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. ये पूरा खाली होगा. ठीक है, तभी तो इंसुलेटर है. अगर किसी तरीके से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तभी क्या होगा? यहाँ पे कंडक्शन होगा. लेकिन हम जानते हैं इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्शन होता ही नहीं है. कंडक्शन होता नहीं है तो कंडक्शन बैंड भी कैसा होगा? एम्प्टी होगा. तो यहाँ पे ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली एम्प्टी है, और वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है. तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें किसका? डायमंड का, जिसमें डायमंड क्या है? एक इंसुलेटर है, और इसके अंदर एनर्जी गैप आप देखिए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफी ज्यादा हो जाती है ये एनर्जी. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, जिसको, जो पॉसिबल नहीं है वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए पार करके कंडक्शन बैंड में जाना. ठीक है, तो यहाँ पे due to large energy gap, no electron is able to go from valence band to the conduction band. ठीक है, इवन इफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं इस गैप को
कवर कर पाएंगे, नहीं इसको मूव कर पाएंगे, और वो किस में रहेंगे, वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे। मतलब उनका काम सिर्फ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस और डूइंग द जॉब ऑफ वैलेंसी फुलफिलमेंट, वही एक जॉब रहेगा। वो यहाँ से बेशक हम उनको कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, वो इस एनर्जी गैप को कवर नहीं कर पाएंगे और मूव नहीं कर पाएंगे किससे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कंडक्शन नहीं होगा, और वो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर्स से अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि हमें पता है सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन कहीं बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इनका एक बैंड, लोअर बैंड कौन बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड, और अपर बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड देख रहे हैं, ये है कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, और ये सारे एनर्जी लेवल्स मिलके क्या बना रहे हैं, बैंड। और क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड। तो देखिए यहाँ पे ये है वैलेंस बैंड, ये फील्ड है, और ये है कंडक्शन बैंड, और ये कैसा है, एम्प्टी होगा। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप आप देख रहे हो, दिस एनर्जी गैप इज, देखिए कम होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किस केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है वो टोटली फिल्ड है, एंड कंडक्शन बैंड है वो क्या है, टोटली एम्प्टी है। बट जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो क्या है, क्वाइट स्मॉल है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल ये दिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो अगर आपसे पूछा जाए, याद रख लेना ये काम आ जाएगा, अगर हम केस ले किसका, जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के केस में ये जो एनर्जी गैप होता है बेटा, याद रखो, दिस इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के केस में ये जो एनर्जी गैप मैं आपको बता रही हूँ, दिस एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसीलिए हमने लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा है। ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में वेरी करेगा। जर्मेनियम के केस में ये गैप कितना होता है, 0.72, एंड सिलिकॉन के केस में ये कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जब 0 केल्विन की बात करेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू क्रॉस इवन दिस स्मॉल एनर्जी गैप। जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के को जब 0 केल्विन पे ले ले, तो उसके एटम्स जो हैं, सॉरी जो नोट नोट एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। इतने कम एनर्जी गैप के बाद भी 0 केल्विन के ऊपर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो 0 केल्विन के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं, एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 केल्विन के ऊपर आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है तो मतलब एनर्जी का सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। तो 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर पे जब हम इन सेमीकंडक्टर्स को लेके जाएंगे तो सम इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एक्वायर्स थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। और ये इसीलिए क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर वुड नॉट बी एज हाई एज इंसुलेटर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो सेमीकंडक्टर्स का लेस है किससे, इंसुलेटर्स से। समझ गए, कोई डाउट नहीं। ओके, थर्ड है हमारे पास कौन सा बैंड, लास्ट मटेरियल कौन सा हमारा, मेटल्स। अब मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में कई बार तो ये वैलेंस बैंड और आपके पास जो कंडक्शन बैंड है ये पार्शियली क्या होते हैं कि ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में। सपोज अगर आप देखिए यहाँ पे ये है आपके पास वैलेंस बैंड यहाँ तक, और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड यहाँ तक, देख रहे हो। तो कंडक्शन बैंड को आई एम शोइंग बाय ब्लैक लाइंस, ये देखिए, तो ये तो है कंडक्शन बैंड।
और वैलेंस बैंड को मैंने शो किया है बाय द ऑरेंज लाइंस। तो दिस इज वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों की क्या हो रखी है, ओवरलैपिंग हो रखी है। ओवरलैपिंग हो रखी है मतलब एनर्जी गैप है ही नहीं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। तो मतलब इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ये है मेटल्स का, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। यहाँ पे क्या होता है कि आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन से, और द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप ईच अदर। या तो क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगी, या फिर यहाँ पे अगर आप देखा जाए जो कंडक्शन, ये है वैलेंस बैंड हमारे पास और ये है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड आपको मिलेगा वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं मिलेगा, या तो पार्शियली फील्ड होगा और पार्शियली एम्प्टी होगा। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, कुछ नहीं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो सकते हैं। पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और पार्शियली फील्ड नहीं होगा तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी मतलब देखिए यहाँ पे तो एनर्जी गैप ही खत्म हो गया है। सिंपली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम रहेगा किसका, कंडक्टर्स का। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास वो क्या है, सॉरी एनर्जी बोल रही हूँ, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, वेरी हाई है। मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग होती है। और वी कैन से कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, पार्शियली एम्प्टी होता है। तो ये हमारे पास तीन टाइप की क्लासिफिकेशन हमने देख ली, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की।